अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जनरल फार्मा, साथ कुछ एमसी की प्रैक्टिस भी करेंगे पीएच और पीके की। जनरल फार्मा अली रज़ा के नोट्स में अच्छी लिखी हुई है, मगर मैं जो जनरल फार्मा है वो बुक और अली रज़ा नोट्स दोनों को मिला के पढ़ाऊँगी, ठीक है। ड्रग क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी पे बायोलॉजिकल सिस्टम पे एक्ट करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे और अल्टर कर देता है उसके फंक्शन को। ड्रग रिसेप्टर क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग इंटरैक्ट करता है और इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेस क्या है? यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। जो ड्रग है वो मूव होगा फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इनटू द टिश्यूज़। एलिमिनेशन फेस क्या है? कि हमने ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करना है। हम क्या कर सकते हैं? या तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में करवा दो बाय मेटाबॉलिज्म, या उसको जो है बॉडी से रिमूव करवा दो बाय एक्सक्रीशन। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसको हमने एब्जॉर्ब करना होता है, सेल मेम्ब्रेन उसको इन्वेलप करती है और उसको पुल कर लेती है इनसाइड द सेल, ठीक है। और जो वेसिकल आ चुका हुआ है या तो वो प्रोसेस्ड होगा या वो रिलीज़ हो जाए। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? जो हमारे पास वेसिकल सेल के अंदर होता है ना, उसकी एक्सपल्जन होती है इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? कि जो हमारे पास ड्रग होती है उसका क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। इसमें हम पढ़ते हैं ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन और जिस मैकेनिज्म के थ्रू जो ड्रग एक्ट कर रही है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक एक्शन पढ़ते हैं, यानी कैसे वो डिजीज़ को ट्रीट कर रही है। उसके टॉक्सिक एक्शन पढ़ते हैं, अगर हम ड्रग को ज़्यादा दे देते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जिनके थ्रू जो ड्रग है और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना वो सेल के अंदर आते हैं, क्योंकि ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते ना, इस वजह से प्रोटीन के थ्रू ये अंदर आते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी क्या एक्शन परफॉर्म करती है ड्रग पे। इसमें क्या पढ़े थे? जो ड्रग था उसका क्या एक्शन था बॉडी पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो, जो ड्रग है वो मूव कर रहा है तो बॉडी कोई ना कोई उस पर एक्शन परफॉर्म करेगी ना। जब हम कोई ड्रग लेते हैं, अगर वो एसिडिक होती है तो वो स्टमक से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, अगर वो बेसिक होती है तो वो इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो लीवर में जब आएगी तो उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बाद या तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होकर सीधा एलिमिनेट हो जाएगी, या फिर वो एक्टिव फॉर्म में जाके क्या होगा, वो हम लोगों के पास सर्कुलेशन में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद वो एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेशन कहाँ से होती है? उसकी बाय किडनी होती है। यही यहाँ बताया कि जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं जैसे एस्प्रिन, वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होगी क्योंकि वहाँ का मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है। जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है क्योंकि वहाँ का एल्कलाइन मीडियम होता है। जब एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब आप एस्प्रिन बहुत ज़्यादा दे देते हो क्योंकि ये एसिडिक है ना, तो आप क्या दोगे? बेसिक दोगे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आप क्या दोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है? वो इंक्रीज़ करवा देता है यूरिन की पीएच को, क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक होता है ना, मतलब एवरेज 6 होती है इसकी, तो ये क्या बन जाएगा? अल्कलाइन बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, तो एस्प्रिन जो है वो ट्रैप हो जाएगी। जब हम एनिमल टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तब हम देखते हैं कि उस ड्रग का म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक या टेट्रोजेनिक इफेक्ट तो नहीं है। म्यूटाजेनिक इफेक्ट से क्या पता चल रहा है? कि वो म्यूटेशन कॉज करवा देगा डीएनए में, ठीक है। हमने देखना है कि ये जो ड्रग है वो म्यूटेशन तो नहीं कॉज करवा रही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम एमीज़ टेस्ट करवाते हैं ये चेक करने के लिए। ये एमसीक्यू आता है कि कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एमीज़ टेस्ट करवाते हैं। हम ये देखेंगे इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट तो नहीं है, यानी ये इंड्यूस तो नहीं करवा रहा है मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हम ये देखेंगे इसका टेट्रोजेनिक इफेक्ट तो नहीं। टेट्रोजेनिक से पता चल रहा है कि ये डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली इफेक्ट कर रहा है। डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म जो इन विट्रो होते हैं उनमें स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी कॉज करवाती है। बेसिकली ड्रग इंड्यूस्ड है ना, तो ये जनरली हार्टेबल नहीं होती है। प्रीमिएशन क्या होता है? ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे जो ड्रग होता है थ्रू द बायोलॉजिकल मीडियम। जितनी भी हाई यील्ड टर्म्स होती हैं ना, जितने भी इसके टेबल्स हैं फार्मा की बुक में, वो सारे के सारे करने होते हैं। इनकी डेफिनेशन एज इट इज़ पूछी जाती है। अब हम करेंगे मैकेनिज्म फॉर प्रीमिएशन। लिपिड डिफ्यूजन होती है, एक्वस डिफ्यूजन होती है। ये क्या होती है? ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, इनको कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। इसमें जो ड्रग होती है वो मूव करती है फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। अब जो कैरियर मीडिएटेड होती है वो फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें जो ड्रग होती है वो मूव करती है फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में, ठीक है। इसमें हमारे पास आयंस आ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, बेसिकली एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। इसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आ जाता है। और एंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस में विटामिन B12 आ जाता है और आयरन आ जाता है। एक्सोसाइटोसिस में न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ ही करना होता है ना। प्लेसिबो ड्रग्स कौन सी होती हैं? ये इनएक्टिव डमी मेडिकेशंस होती हैं जिनका थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बीमार नहीं होते, फिर भी वो कहते हैं कि हमें कोई ड्रग लिख के दो, तो हम उसको प्लेसिबो ड्रग देते हैं। सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होता है? जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स में
ड्रग को टेस्ट कर रहे होते हैं ना पेशेंट्स पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें पता है और पेशेंट को नहीं पता तो उसको कहेंगे सिंगल ब्लाइंड स्टडी, और अगर पेशेंट को भी नहीं पता ना डॉक्टर को पता है तो उसको कहेंगे डबल ब्लाइंड स्टडी। IND NDA ये मैं आगे बता दूँगी। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं, जो बहुत ज़्यादा अनकॉमन डिजीज़ होती हैं ना और बहुत ज़्यादा कम पेशेंट्स में होती हैं, उनको हम जो ड्रग देते हैं वो ऑर्फन ड्रग्स होती हैं। इनको क्यों ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है? जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ना ही उनको इतना बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो ये ड्रग्स नहीं बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो उनको पैसे देती है ताकि वो ये ऑर्फन ड्रग्स बना सकें। ये बेसिकली ना फार्मूला है pH माइनस PK। उसके बाद अगर ये वैल्यूज़ आती हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि कितना वीक एसिड नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में और कितना वीक बेस नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में। ये एज इट इज़ याद कर लो, ये MCQ में हेल्प करेगा, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर 0 आया ना pH माइनस PK, इसका मतलब ये है कि जो नॉन आयनाइज्ड वीक एसिड है वो 50% प्रेजेंट है, तो जो आयनाइज्ड फॉर्म होगा वो भी 50। हम आगे कुछ MCQs प्रैक्टिस भी करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, जो एसिड होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज़ करता है, जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये आयनाइज्ड फॉर्म में था और ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अब ये देखो, जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन मूव करता है टूवर्ड्स द लेफ्ट और बेसिक मीडियम में टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। अब ना एक MCQ, जो एस्पिरिन होता है ना, वो क्या करता है, वो डोनेट करता है प्रोटॉन को इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। जो पैरामेथामाइन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को एक्वस सोल्यूशन में। तो एस्पिरिन क्या है और पैरामेथाइन क्या है? जो एस्पिरिन है वो एसिड है और पैरामेथाइन क्या है, बेस है, क्योंकि एस्पिरिन ने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया और पैरामेथाइन ने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को। है जो एस्पिरिन है उसका pKa कितना है, 3.5 है, और pH कितनी है स्टमक की, 2.5 है। अब ये सवाल है कि जो एस्पिरिन है वो कितनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगी स्टमक में, और क्या उसकी एब्जॉर्प्शन अवेलेबल होगी, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, आप pH को जो है वो माइनस करोगे PK वैल्यू से। 2.5 को माइनस करो 3.5 से, क्या आता है, -1 आता है। ये देखो -1 आंसर आया था ना, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म नॉन आयनाइज्ड फॉर्म कितनी है उसकी, 90% है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 91%, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है नहीं हो रही। अब ये देखो, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम है, तो इसका मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। एक पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, हमने उसको ऑरल डोज दी 0.1 mg क्लोरोप्रोपामाइड की। क्या है, जो एक वीक एसिड है जिसकी PK क्या है, 5 है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि कितनी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी स्टमक में जिसकी pH क्या है, 2 है। अब क्या करेंगे, हम pH को माइनस करेंगे PK से। 2 को माइनस किया 5 से, क्या आंसर है, -3 आया। अब ये देखो, -2 पे 99% है ना, तो -3 पे कितना होगा, 99.9% होगा, यानी इसका आंसर क्या है, 99.9 माइक्रोग्राम। कितना परसेंट जो एस्पिरिन है वो आयनाइज्ड फॉर्म में होगा ब्लड में, जिसकी ब्लड की pH है 7.5 और एस्पिरिन की PK वैल्यू कितनी है, 3.5। हम क्या करेंगे, हम pH को माइनस करेंगे PK से। 7.5 को माइनस किया 3.5 से, आंसर क्या आया, +4 आया, ठीक, जो कि हमें नॉन आयनाइज्ड फॉर्म बता रहा है। अभी देखो, ये इसकी नॉन आयनाइज्ड फॉर्म थी वीक एसिड की, तो ये वाली जो रो है ये इसकी आयनाइज्ड फॉर्म हुई, ठीक है। और हमारा आंसर क्या है, +4 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है वो तो बहुत ज़्यादा कम होगी, जो इसकी आयनाइज्ड फॉर्म है वो कितनी होगी, 99.99% होगी। अल्फा 1 99.9% जो है वो इसकी आयनाइज्ड फॉर्म में होगी ब्लड में। इस अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इनको लोकल फैक्टर्स भी कहते हैं, और कौन से होते हैं, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो रिलेटेड टू ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी जिसका ज़्यादा एरिया होगा वहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, इस वजह से इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है देन द स्टमक। जो डिजीज़ स्टेट्स होती है वो भी अफेक्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन को, लाइक CVS में क्या होगा, ब्लड फ्लो GIT को कम होगा, जब ब्लड फ्लो ही कम होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, ठीक है। हेपेटिक में क्या हो रहा था, उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही थी, या तो वो एलिमिनेट हो रहा था या एक्टिव फॉर्म में सर्कुलेशन में आ रहा था, ठीक है। अगर सिरोसिस हो जाती है तो क्या होगा, जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में कम आएगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। बायोअवेलेबिलिटी क्या है कि कितनी फ्रिक्शन है ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो है एक्टिव फॉर्म में हमारे पास ब्लड में आ जाती है, ठीक है। GIT डिजीज़ होंगी तब भी हम लोगों के पास जो एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। जो फूड होते हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं, जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है बेसिकली वो भी हम लोगों के पास इंटरफेयर करती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। अब आप किस तरह जो ड्रग है वो दे रहे हो, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अफेक्ट करेगा, pH होती है वो भी बेसिकली इसको अफेक्ट करती है। अब हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं और ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, उनमें क्या होता है, pH ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म कम होती है, ब्लड फ्लो टू द GIT कम होता है, इस वजह से उनमें सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होती और हम उनको जो ड्रग डोज देते हैं ना वो थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स ये डिपेंड करते हैं कि कितनी कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो आप दे रहे हो, और जो ड्रग दी है उसका मॉलिक्यूलर वेट साइज़ कितना है, ठीक है।
और जो नेचर ऑफ ड्रग पे ये बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। यानी वो पोलर है, नॉन पोलर है, वो वीक एसिड है या वीक बेस है, और उसका पीके वैल्यू कितना है, ठीक है। इन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, उसकी सॉलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? लोकल रूट्स होते हैं और सिस्टमिक रूट होते हैं। जो लोकल रूट्स होते हैं उनमें टॉपिकल रूट्स होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर रूट्स होते हैं और इंट्राथीकल रूट्स होते हैं। इंट्राथीकल में क्या करते हैं, हम जो ड्रग होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डायरेक्टली इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एग्जांपल लिडोकेन। इंट्रा आर्टिकुलर से पता चल रहा है कि हमारे पास जॉइंट से रिलेटेड है, इसमें हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू द इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैविटी। और जो टॉपिकल रूट है इसमें हम उसको बेसिकली टॉपिकली यूज़ करते हैं। हम इसको स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज़ करते हैं। हम इसको जो आई है, नोज़ है, ईयर, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन द फॉर्म ऑफ लोशन होता है, ये आई ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका लोकल इफेक्ट आता है, इसका लो सिस्टमिक इफेक्ट आता है। इसका ड्रॉबैक यही है कि ये डीपर लेयर ऑफ स्किन तक नहीं जाता, ठीक है, वहाँ तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब जो सिस्टमिक रूट है इसमें एंट्रल, पारेंट्रल और अदर रूट्स आते हैं, ठीक है। एंट्रल मतलब इसको ऑरली जो लेते हैं उसको एंट्रल रूट कहते हैं, और पारेंट्रली जो ऑरल के अलावा जो रूट्स होते हैं उनको हम पारेंट्रली कहते हैं। ऑरल में आ जाती हैं, टैबलेट्स आ जाती हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जो आप ऑरली लेते हो। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, सेफेस्ट होता है। सब लिंगुअल है उसको अंडर द टंग देते हैं, ठीक है। एक बंदा है उसको अचानक से एंजाइना पेन स्टार्ट होता है तो हम उसको नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं सब लिंगुअली, ठीक है। ये क्या करता है, ये बाईपास करता है फर्स्ट पास इफेक्ट को, और ये डायरेक्टली हमारे पास वेनस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। अब फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, जब हम कोई ड्रग लेते हैं ना, माउथ से वो स्टमक में आती है, स्टमक से पोर्टल सर्कुलेशन से वो लीवर में चली जाती है, लीवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। सिस्टम में आने से पहले जो उसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है ना, उसको कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिव फॉर्म में ड्रग जो सिस्टम में आती है ना, उसको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। अब देखो जो पारेंट्रल रूट होता है उसमें हमारे पास आता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस, ठीक है। जो इंट्रावेनस है उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पास इफेक्ट में जाता ही नहीं है, वो डायरेक्टली वेन्स में चला जाता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर में हमारे पास उससे कम होती है और सबकुटेनियस में उससे भी ज़्यादा कम जो है वो बायोअवेलेबिलिटी होती है। मगर ये तीनों जो है ये बाईपास करते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट को। जो हमारे पास इंट्रावेनस होता है उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं 25 डिग्री के एंगल पे, इस पे 90 डिग्री के एंगल पे और इस पे 45 डिग्री के एंगल में। जो इंट्रामस्कुलर है इसमें जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो हम डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियल मैक्सिमस और रेक्टस फेमोरस पे लगाते हैं। हम सब कुटेनियसली सिर्फ इंसुलिन देते हैं, ट्रांसडर्मल किस फॉर्म में देते हैं, पैचेस की फॉर्म में देते हैं। इसकी साइट क्या है, चेस्ट। चेस्ट के नीचे क्या होता है, एब्डोमेन होता है। उससे ऊपर क्या होता है, मेस्टॉइड रीजन होता है। बटक पे देंगे, अपर आर्म और लोअर बैक पे देते हैं, लगाते हैं बेसिकली ट्रांसडर्मल पैचेस को। जो रेक्टल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पोस्ट्री होता है, ये हम फिट्स और फीवर वाले पेशेंट को देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है ना उस लेवल पे, तो हम उसको ऑरली नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं उसको रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं ड्रग। अब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन करने और ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन करने। जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन होगी पर यूनिट टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाफ़ लाइफ होती है वो कांस्टेंट होती है। हाफ़ लाइफ क्या है, ये एक टाइम है जो ड्रग को रिक्वायर होता है कि जो उसकी कंसनट्रेशन है वो 50% रह जाए ब्लड में। अब ये ग्राफ देखो, ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन बस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या है कि हर घंटे के बाद जो कंसनट्रेशन है वो हाफ़ होती जा रही है, ठीक है। यानी उसकी हाफ़ लाइफ क्या है, 1 आवर है, ठीक है। 1 आवर के बाद वो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो हाफ़ होती जा रही है, हाफ़ होती जा रही है, यानी उसकी कांस्टेंट है ना हाफ़ लाइफ। यानी 1 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी, हाफ़ हो जाएगी। उसके बाद 1 घंटे के बाद और हाफ़ हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी ड्रग्स होती हैं ना वो सारी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन जो है वो फॉलो करती हैं। ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन क्या होता है, इसमें हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ ड्रग कंसनट्रेशन, ठीक है। एक MCQ आता है कि जो ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन है क्या वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन होती है या कांस्टेंट होती है। इसका आंसर क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ क्या था, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन थी उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन हो रही थी। इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती है। इसमें जो कंसनट्रेशन बस टाइम ग्राफ है वो लीनियर डिक्रीज़ हो रहा होता है। और कौन कौन सी ड्रग जो है वो फॉलो करती हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, होती हैं एस्पिरिन, इथाइल अल्कोहल और फेनाटोइन। अब हम करेंगे ड्रग डेवलपमेंट और रेगुलेशन। जो ड्रग के सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं। जो सेमी सिंथेटिक होता है उसमें पेनिसिलिन होता है और जो सिंथेटिक है उसमें एस्पिरिन होता है, जो बेसिकली हम क्या करते हैं लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं।
जो नेचुरल होते हैं उनमें एनिमल से भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, हेपारिन हो गया, ठीक है। जो प्लांट से हम क्या ले सकते हैं, एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है जिससे हम एट्रोपिन लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे उनसे पेनिसिलिन लेते हैं, और मिनरल्स जिनसे हम मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। हम ड्रग किन फॉर्म में देते हैं, या तो हम सॉलिड फॉर्म में देते हैं जैसे टैबलेट, कैप्सूल वगैरह, या हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं जैसे इंजेक्शंस, या हम गैसेस फॉर्म में देते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जो हम यूज़ करते हैं इन्हेलेशन में। अब करेंगे ड्रग को कैसे डेवलप किया जाता है, या तो उसको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनाया जाता है। एक लेट कंपाउंड बनाएंगे, उसके बाद उसकी एनिमल टेस्टिंग करेंगे। एनिमल टेस्टिंग को प्री क्लिनिकल टेस्टिंग भी कहते हैं। एनिमल टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम एक फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने जितने भी इफेक्ट आ रहे होते हैं ना उनको डिस्क्राइब करना होता है। जैसे CVS पे क्या इफेक्ट आया, GIT, ट्रैक, रेस्पिरेटरी, हेपाटिक, रीनल, उन सब पे क्या इफेक्ट आता है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। हम इसकी एफिकेसी चेक करते हैं, इसकी सेलेक्टिविटी चेक करते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चेक करते हैं। आप एनिमल टेस्टिंग में उसकी टॉक्सिसिटी भी देखते हो, ठीक है। जितनी भी नई ड्रग्स बनती है ना उनकी एक्यूट टॉक्सिसिटी देखी जाती है। इसमें क्या करते हो, एक रॉडेंट यानी एक माइस लेते हो और एक नॉन रॉडेंट मैमल्स लेते हो, उन पे टेस्ट करते हो। और अगर कोई ड्रग जो है वो आपने क्रॉनिकली यूज़ करनी होती है तब आप उसकी सब एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी देखते हो। आप सब एक्यूट टॉक्सिसिटी देखने के लिए क्या करते हो, 3 डोजेस देते हो 2 स्पीशीज़ को 2 से 4 हफ्ते, ठीक है। और जो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है वो देखने के लिए आप क्या करते हो, आप 2 स्पीशीज़ लेते हो, एक रॉडेंट लेते हो, एक नॉन रॉडेंट स्पीशी लेते हो। उसके बाद 6 से 24 महीने क्या करते हो, उसका इफेक्ट देखते हो। आप टेट्रोजेनिक या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे वो कोई टॉक्सिसिटी नहीं कर रहा ये देखते हो, म्यूटाजेनिक टॉक्सिसिटी देखते हो और कार्सिनोजेनिक टॉक्सिसिटी देखते हो। एक MCQ आता है कि म्यूटाजेनिक टॉक्सिसिटी देखने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हो, एमीज टेस्ट करवाते हो। ये ना ड्रग्स को कैटेगराइज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर सेफ्टी, ठीक है। ये जो X है ये इम्पॉर्टेंट MCQ है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल और ह्यूमन है ना उन दोनों में टेट्राजेनिक इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है। जो ये वाली ड्रग्स होती हैं एक्स ड्रग्स, ये हम प्रेग्नेंट वुमेंस में नहीं देते हैं क्योंकि ये फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करवाती हैं और फीटल रिस्क जो है वो ज़्यादा करवा देती हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेफ्टी है उसको ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। जो A है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होती है एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए, जो B है वो बस कम सेफ़ है, और जो C है वो शायद सेफ़ हो सकती है, जो D है वो टेट्रोजेनिक है। अगर जो ये स्वेयर कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, मगर जो X है वो बहुत ज़्यादा टेट्रोजेनिक है, वो तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। जब आप एनिमल टेस्टिंग कर लोगे ना तो आपने एक एप्लीकेशन IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग FDA को भेजनी है कि आपने अब क्या करना है, आपने क्लिनिकल टेस्टिंग करनी है, ठीक है। आप क्या करोगे कि जितना भी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का डाटा है, जितनी भी डिटेल्स है वो साथ भेजोगे, और आप एक डिटेल्ड प्रपोजल भेजोगे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। जब आप क्लिनिकल टेस्टिंग करोगे ना, इसके बेसिकली 3 फेजेस होता है। फ़ेज़ 1 में आप 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हो, कैंसर वाले पेशेंट नहीं लेते हो। आप ये देखते हो जो ड्रग है वो सेफ़ है, आप उसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हो। जो फ़ेज़ 2 है उसमें आप 100 से 200 पेशेंट लेते हो। ये वो फेज़ है जिसमें ज़्यादातर ड्रग जो है वो फ़ेल हो जाती हैं, ठीक है। जो फ़ेज़ 3 है इसमें आप 1000 से 6000 पेशेंट पे ये टेस्ट करते हो। उसके बाद जितनी भी क्लिनिकल टेस्टिंग होती है और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, इन सारों का डाटा जो है वो आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू FDA के पास भेजते हो, FDA से प्रूव करवाते हो, और इसके बाद आप मार्केटिंग करते हो। फ़ेज़ 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होती है आफ्टर FDA अप्रूवल, ठीक है। ड्रग ट्रैपिंग क्या होता है, जो हम लोगों के पास वीक एसिड और बेसिस होता है ना उनका परमेबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो pH के साथ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है, अनआयोनाइज्ड एसिड जो है वो स्टमक में pH कितनी है, 2.5 है, ठीक है। अनआयोनाइज्ड एसिड क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल में आ गया तो ये रिवर्ट हो जाएगा आयनाइज्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल में ट्रैप्ड हो जाएगा। इसको कहते हैं आयन ट्रैपिंग या ड्रग ट्रैपिंग।